Thank you, uh, Aftab. I really appreciate uh, the talk. Uh, I think बहुत हमने पर्सनल लाइफ, स्ट्रगल और सक्सेसेस के ऊपर बात करी। चलें अब थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बात करते हैं। बहुत से क्वेश्चंस थे ये मेरे पास भी, और कुछ मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने पहले भी भेजे थे, तो मैं उनसे स्टार्ट करता हूँ। आप मेरे ख्याल है एक दो हफ्ते से पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान को फॉलो भी करते रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा आपका असर रसूख भी है। हाउ डू यू सी द पाकिस्तान इकोनॉमी टुडे? हमने बहुत, जो मैं आज भी किसी को किसी मैसेज बोर्ड पे लिख रहा था, ये कि दी अनएम्प्लॉयमेंट जो मैं देखता हूँ इधर से बैठ के, और जो मुझे स्टूडेंट्स के थ्रू इन्फो मिलती है, उसके लिहाज से अनएम्प्लॉयमेंट मुझे लगता है कि बहुत हाई है। और इस और ख़ास तौर पे उनके लिए जो कि पढ़े लिखे हैं। तो आप कुछ इसके बारे में बताएं कि इकोनॉमी को आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान की, और नेक्स्ट 1 to 2 years की, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन शॉर्ट टर्म को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो प्लीज कुछ बताएं इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, जस्ट मैं इसको क्वालिफाई कर दूं, ये जो भी ओपिनियन होगा वो मेरा ज़ाती ओपिनियन होगा, ठीक है ना, एज अ पाकिस्तानी। ठीक है, तो देखिए, तीन बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, तीन बुनियादी मसाइल हैं जो कि मतलब शॉर्ट टर्म में वो सॉल्व नहीं हो सकते, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। पहला मसला ये है कि रेवेन्यू बेस हमारा बहुत नैरो है, और ये हम आप मतलब को मैं नई बात नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है ऐसा ही कोई रॉकेट साइंस नहीं, हर किसी को पता है कि एक तो रेवेन्यू बेस हमारा बहुत नैरो है, ठीक है जी। और क्योंकि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो दुनिया के ममालिक में बहुत कम है, और टैक्स कलेक्शन में बहुत लीकेजेस हैं। तो जब तक हमारा टैक्स रेवेन्यू नहीं ब्रॉडन होगा, ठीक है ना, जब कुछ भी आप कर लें, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। पाकिस्तान वो इकोनॉमी है जो वन ट्रांच आईएमएफ इकोनॉमी कहलाती थी, कि वन ट्रांच और टू ट्रांच के आप आते थे, लेते थे, दो ट्रांच मिलती थी, आप उनकी शराइत पूरी नहीं करते थे और आप प्रोग्राम खत्म हो जाता था। तो पहली चीज तो ये है, आप देख भी चुके हैं इस मौजूदा हुकूमत के अंदर के बहुत कोशिश की गई टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करने की, थोड़ा बहुत इंप्रूव किया, मगर अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। दूसरी चीज ये है कि एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। आवर इकोनॉमी इज स्टिल रिलायंट ऑन वेरी फ्यू प्रोडक्ट, मेनली टेक्सटाइल्स, ठीक है जी। एंड व्हेन यू कंपेयर, मतलब आई एम अ regular visitor of Bangladesh. When you compare from where Bangladesh started, and Bangladesh only textile export is larger than the entire Pakistan export, ठीक है। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, और ना डाइवर्सिफाई इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बेस, क्वालिटी एंड हाई वैल्यू एडिशन की तरफ, ये तीन चीजें बुनियादी उसका जुज होंगी। और फाइनल ये कि हमने जो एक ट्रेन मिस की है जो आईटी की तरफ, क्योंकि अब दुनिया में अगर आप रुझान देखें तो अगर पहले फॉर्च्यून 500 की जो टॉप कंपनीज होती थी सारी, वो मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, अब अगर आप देखें तो नक्शा पूरा बदल गया। वो फेसबुक और ये फैंग कंपनीज, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, एप्पल, ये सारी कंपनीज हैं। तो टेक्नोलॉजी की तरफ हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, इसमें फ्यूचर हमारा बहुत हो सकता है। तो दूसरी चीज ब्रॉडर एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, और तीसरी बड़ी चीज जो है डेट मैनेजमेंट। अगर आपको याद होगा कि 8-10 साल पहले डेट टू जीडीपी रेशो हमारा 35 to 40% था, अब जो कि तकरीबन 90% के करीब आ गया है। अब स्ट्रक्चरली अनटिल वी increase our revenue base, we increase our export, वो we have to borrow to repay, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो है वो है। तो ये तीन बेसिक मसाइल हैं, ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि हम वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ना सॉल्व करें। आज जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बूम कर रही है, क्योंकि कोविड, बांग्लादेश और इंडिया में कोविड की वजह से बहुत सारे ऑर्डर्स हमारी तरफ हो रहे हैं। तो आज उस पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी ये कि रेमिटेंसेस काफी बढ़ गई हैं,
तो ये इन वजूहात की वजह से करेंसी भी स्ट्रांग हुई है, और वो है मट मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि ये चीज़ें सस्टेनेबल नहीं है जब तक हर शख्स और हर इदारा टैक्स देने को अपने जो उसका जायज़ वो है टैक्स देने को तैयार नहीं होगा। इट्स मोर चिकन एंड एग सिचुएशन, क्योंकि लोग टैक्स नहीं लोग चैरिटी देने को तैयार होते हैं करोड़ों अरबों रुपए, क्योंकि उनको लगता है वो नजर आ रही है। टैक्स इसलिए वो देने को तैयार नहीं होते कि उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो इस विशेष साइकिल को ब्रेक होना पड़ेगा, और वो अगर ये तीन मसाइल नहीं हल होंगे तो उस वक्त तक इकोनॉमी हमारी जो है वो नहीं होगी। अगर 1960 की दिहाई में आप जाएं तो पाकिस्तान का पूरे एशिया में कोई मुकाबला नहीं था। इंडिया वाज अ क्लोज इकोनॉमी, चाइना वाज नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब कम्युनिस्ट मुल्क था। ताइवान, सिंगापुर, मतलब कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जो 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 प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड होगा। स्टॉक एक्सचेंज हमारी पहली एक स्टॉक एक्सचेंज थी। हमारे बहुत सारे इदारे जो थे वो 60s के अंदर वी द पायनियर्स एंड लीडर्स। देन देयर वाज अ लॉस्ट डिकेड जो 1970 का नेशनलाइजेशन की वजह से लॉस्ट डिकेड है। मेरा अपना जाती राय है, अगर वो डिकेड हमारी हिस्ट्री में ना आया होता तो शायद हम बहुत आगे होते। बहुत मुख्तसर सवाल का बहुत लंबा जवाब। नहीं नहीं, सवाल ही बड़ा टिपिकल है। बाय द वे आई वाज मगर मैं आपको बता दूं, मतलब मैं कोई मायूसी नहीं फैलाना चाह रहा, मगर इस मुल्क में पोटेंशियल, इस मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल जो है, जो मैं आपको कह रहा हूँ, इस मुल्क का ह्यूमन रिसोर्स है। अगर इस मुल्क के ह्यूमन रिसोर्स को हम सही इस्तेमाल कर लें, सही तरह से उसको डायरेक्ट करें, ठीक है, ब्रेन ड्रेन को रोकें, तो मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ कि हम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं, आई थिंक वेरी वेल सेड के जो पॉइंट करते हैं हम सब लोग और सुनते हैं एक्सपर्ट लाइक यू, तो तो जो के रूट कॉजेज होते हैं ना, वो तो आइडेंटिकल है यार सब। आपने सही कहा, प्रॉब्लम वही होता है कि उन रूट कॉज को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशंस आउटलाइन किए जाते हैं उनको हम सही तरह से ग्रैप्स नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, प्लान नहीं कर सकते। तो ये तो एक प्रॉब्लम रहता है। एक सवाल से पहले कि मैं वो बताऊं, मुझे अभी एक अनफॉर्चुनेट खबर मिली है कि डॉक्टर सरोज लोधी को और उनकी मिसेस को कोरोना पॉजिटिव आया है। So please, those people who were close to him on a week ago, although it is almost seven, so Thursday to this day, so it will be around, I will say, 7 days. So फिर भी try to get yourself checked. अगर आप लोग उनके करीब थे उस दिन, तो try to get yourself checked. अच्छा, एक अल्लाह 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 करे उन दोनों को अल्लाह जल्द से जल्द सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। दूसरी बात जो मैं बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन आई व्हाइल आई एम ऑन दिस टॉपिक, दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर, और नवंबर 2019 नो टू सॉरी 2018 हमने एक अपना एक एनईडी स्कॉलर लूज किया था। हमारा एक स्कॉलर की इंतकाल हुआ था, मैथ्स। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसको याद करें, इसलिए कि मैथ्स जो था बहुत टैलेंटेड यंग बच्चा था हमारा। अनफॉर्चुनेटली कई रीजनिंग में, जिसमें एक बुलिंग भी शामिल है। बुलिंग की वजह से वो डिप्रेशन में गया, और डिप्रेशन की वजह से उसकी जान चली गई। आज अगर वो होता जिंदा तो वो पिछले सेमेस्टर के अंदर पिछले साल ग्रेजुएट कर चुका होता। ही वाज इन द थर्ड ईयर। अल्लाह उसको के सारे गुनाह माफ करे, अल्लाह मियाँ उसको जन्नत में नसीब करे, और सबसे बड़ी बात है उसके वालिदैन को सब्र दे। उनको अब तक सब्र नहीं आया है, अल्लाह मियाँ उनको सब्र दे। एक क्वेश्चन जो आया है आफ्ताब, वो ये है कि आजकल जो जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके लिहाज से आप क्या एडवाइस करते हैं यंग इंजीनियर्स को जो निकल रहे हैं, कि अपॉर्चुनिटीज क्योंकि कम है, और लेकिन हमें ये भी नहीं मालूम कर रहे हैं कि हम अप्लाई करें तो क्या करें और कहाँ करें, तो किस तरीके से हम अपने आप को, यानी कि मकसद ये है कि हम अपने आप को मार्केट कैसे करें। एक्चुअली आंसर क्वेश्चन ये है मेरे नजदीक। तो
पहली चीज़ तो यह है कि जो मैं भी जिन लोगों से राब्ते में आया, तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मतलब हायरिंग स्लो डाउन है, अगर फ्रीज ना कहें तो एटलीस्ट स्लो डाउन है। और जो इदारे फ्रेश ग्रेजुएट अगर 10 लेते तो वो या तो जीरो हो गए या 1/3 1/4 पे आ गए हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है ये मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, और इसमें मुश्किल वक्त को निकालना होगा और सस्टेन करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि ज़ाहिर बात है जब मुश्किलात होती हैं तो आपको एफर्ट और ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है ना? आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल। अगर आपका फोकस एक तरह की जॉब है तो वो दूसरी और तीसरी और डिफरेंट इदारों में आप देखें, जॉब देखें, अपने आप को पिच करें, अपने आप को सेल करें। पहली चीज़ है कि एफर्ट, अपने एफर्ट लेवल बढ़ा दें। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम के अंदर, इस टाइम को बेहतर, बजाय इसके कि आप फ्रस्ट्रेट हों, बजाय इसके कुछ हो, आप इस टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। आप अगर कोई अगर जॉब नहीं मिल रही तो कोई इंटर्नशिप, कोई एक्सपीरियंस लें। आप उस उसमें अपनी अगर नॉलेज, आजकल ऑनलाइन दुनिया भर की चीज़ें हैं, दुनिया भर की एकेडमीज हैं, अपनी कोई ऑनलाइन नॉलेज बढ़ाना चाहें, ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहें, मतलब उस टाइम को बेहतर तरीके से करें और अपनी जो एफर्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप में जो लोग भी एंटरप्रेन्योरियल माइंड है, तो इट्स अ गुड टाइम टू थिंक कि अपना कि अगर आप, जैसे कल मैं नाम भूल रहा हूँ, स्टोरी जो सोलर जिन्होंने वो किया, फ्लेक्स, एनर्जी फ्लेक्स, एनर्जी फ्लैक्स। तो बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं, और ये बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप, और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज है ना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को रिस्क लेने में भी आप देख सकते हैं और अपना कोई इस तरह का प्लान भी बना सकते हैं। देयर इज नो सिंपल आंसर, क्योंकि वाकई एक मुश्किल दौर है और हर जगह से ये सवाल आ रहे हैं। और मैं ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि अमेरिका, यूरोप, हर जगह पे जो बच्चे इस वक्त निकल रहे हैं वो बड़े मुश्किल हालात में हैं। और वहाँ खास तौर पे अमेरिका के अंदर, क्योंकि सोहेल को पता है कि जो निकलते हैं वो कितना बड़ा स्टूडेंट लोन उनके जिम्मे होता है, ठीक है जी। और उनको तो आते ही वो जॉब पे लगना होता है, वो चीज़ें करनी होती हैं। तो मतलब मेरा अपना ख्याल है कि ये मुश्किल वक्त है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, बट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मतलब अब वैक्सीनेशन आ गई है तो मेरा ख्याल है बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो स्लोली दोबारा अपने आप को रीओरिएंट करेंगी, क्योंकि एकदम से पेंट अप डिमांड बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आएगी। तो उस पेंट अप डिमांड के लिए वो ज़ाहिर बात है वो करेंगी, और उसके लिए आप तैयार हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां आप समझते हैं कि पेंट अप डिमांड आ सकती है, और उनको पहले से आप टारगेट करना शुरू कर दें। थैंक यू आफ्ताब। एक एक सवाल सफदर साहब के लिए है। कह रहे हैं कि सफदर साहब, आप हाउ डू यू थिंक दैट layman have do you think a layman have a respect for teachers nowadays, or it is gone? According to him, I see a lot of my fellows who don't even bother about attending the classes and don't treat teachers as if they are going to impart knowledge. नहीं, ये तो हमारे पूरे माशरे में डिक्लाइन तो हो रहा है, पूरा माशरा। तो इसमें स्पेसिफिक ये कहना है कि टीचर्स की हो रही है, इवन मस्जिद के मौलवी की भी इज्जत बहुत अब वो नहीं होती जो रिस्पेक्ट पहले थी। तो ये पूरा माशरा एक डिक्लाइन का शिकार है, या ये सोशल मीडिया ने हमें इतना पावरफुल बना दिया है कि जिनके खिलाफ नहीं भी बोलना था तो उनके खिलाफ भी अब बड़े आराम से लोग बोल लेते हैं। ये एक पूरे माशरे का है। मैं खुद फील करता हूँ लास्ट 10 इयर्स के अंदर बहुत सारी चीजें बड़ी रैपिड चेंज हुई है, जिसमें ये रिस्पेक्ट का इश्यू भी, और जरूरी नहीं टीचर, एवरी फील्ड के अंदर रिस्पेक्ट का इश्यू है। इवन बड़ों का भी रिस्पेक्ट, जैसे हमारे वक्तों में होता था, हम बसों में होते थे और कोई बुजुर्ग चढ़ गए तो फौरन सीट से खड़े हो जाते थे, उन्हें देते थे। अब मेरे ख्याल से ये रिवाज बड़े कम होते जा रहे हैं किसी भी जगह पे। So बेसिकली हर अच्छाई और बुराई जो हम अमेरिका से एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों मिल रही हैं वहां पे। अच्छा, तो नहीं, आई थिंक जो जो ओवरऑल हम देखते हैं स्टूडेंट्स को,
और स्टूडेंट्स के बाय द वे स्टूडेंट मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई और सवाल करना है तो प्लीज गो अहेड, यू कैन ओपन अप योर माइक एंड यू कैन आस्क इट डायरेक्टली। वो मेरे लिए सबसे आसान होगा, इसलिए कि कभी कभार आपकी रोमन उर्दू पढ़ना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है। या तो पूरा अंग्रेजी में लिखो या फिर यार बोल दिया करो, बस खत्म हो गई बात। सो रोमन इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड। तो ये ओपन कर लें अपना माइक अगर किसी को भी कोई सवाल करना है। और इसमें इस पूरे केस के अंदर जो मैं देख रहा हूँ ना आजकल की सिचुएशन, जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर खास तौर पे, और हमारे साथ इस वक्त अब्दुल सत्तार कासिम भी हैं जो कि इलेक्ट्रिकल के ग्रेजुएट हैं, हमारे बैच के ही थे, और वो अब अपनी इंडस्ट्री और अपना बिजनेस करते हैं कराची के अंदर। और मैं जो देख रहा था वो ये है कि आजकल इलेक्ट्रिकल के हालात जो हैं दूसरों की निस्बत ज्यादा खराब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और हमारा जो पावर सेक्टर है, जब हम देखते हैं तो पावर सेक्टर में तो फिर भी हमें नजर आती हैं चीजें कि भाई ऑब्वियसली हमारे को हर जगह तो कहीं लाइट चली जाती है या लाइट मिलती नहीं है। ओवरऑल अगर आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखें तो वो भी हाई है। अगेन ये मैं बिल्कुल थर्ड पार्टी जो बाहर बैठा हुआ है, जो मुझे पता चलती रहती हैं, या मैं बच्चों के जो ड्यूरिंग इंटरव्यूज उनका जो एक कई का बिल देखता हूँ, उससे मैं एक अंदाजा लगाता हूँ कि ऑल्दो के वो हालत खराब है लेकिन उसके बावजूद जॉब्स नहीं है। तो क्या क्या वजह हो सकती है कि हमारे यहाँ इतना बुरा हशर है, जबकि हमारे पास कैपेसिटी भी हो सकता है हो, लेकिन और हमारे पास वो जो है यूटिलिटी भी मौजूद हो, लेकिन हमारे पास इस किस्म की जॉब्स ही नहीं है कि इंजीनियर जॉब कर सकें। कासिम साहब, आप अगर कुछ कहना चाहें इसमें तो आई विल अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सुहेल। बेसिकली मेरा अपना ख्याल है कि पिछले चंद सालों से के इलेक्ट्रिक के अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुई नहीं। सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जो सबसे ज्यादा खपत होती थी, जो ज्यादातर लड़के हमारे या जो स्टूडेंट जो हमारे ग्रेजुएट होते थे, वो ज्यादातर जो है वो के इलेक्ट्रिक में और इस तरह की यूटिलिटीज में ज्यादा लगते थे। अब सूरत हाल ये हो गई है कि के इलेक्ट्रिक जब हमारे जमाने में, हम जब ग्रेजुएट होते, उस जमाने में हमारी बैच के, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे बैच के तकरीबन 60 to 70, हमारा टोटल बैच जो था वो सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के अराउंड 120 थे। उसमें 60 से 65 या 70 के करीब लोग जो है सिर्फ के इलेक्ट्रिक ने ही एब्जॉर्ब कर लिए थे। तो एक तो ये था कि जाहिर है उस जमाने में जॉब्स बड़ी मिला करती थी, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे हमारा एक सबसे बड़ा जो अलमिया रहा वो ये रहा कि हमारी पिछली जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कहीं भी इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं की कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेस जो है ना उसकी ग्रोथ हो। और इंडस्ट्रीज जो है वो बेसिकली लगने के बजाय, नई इंडस्ट्रीज लगने के बजाय बेसिकली हमारा इंडस्ट्रियल बेस जो है वो श्रिंक होता चला गया। तो वो जो मार्केट जब श्रिंक हो गई तो उसके अंदर वैसी जॉब जो है वो कम होती चली गई। और के इलेक्ट्रिक में अब तो ये हाल है कि के इलेक्ट्रिक ने मेरे ख्याल है पिछले 3 सालों के अंदर मुश्किल से जो लोग लिए होंगे वो 25 से 30 कराची के लोग लिए हैं, मेरी इतला ये है अब तक। और पिछले साल तो मेरे ख्याल है 3 या 4 लोग ही कराची से लिए गए थे जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी वहाँ जॉब सैचुरेशन है, प्लस के इलेक्ट्रिक के अपने हालात सही नहीं है। हालात सही नहीं से मुराद ये है कि जाहिर है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। जब प्राइवेट सेक्टर में जब इदारा चला जाता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। वो जो बाहर बैठे होते हैं उनके फाइनेंसर्स, वो बेसिकली सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होते हैं और ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो एक तो रीजन सबसे बड़ी यही है। और सब दूसरी रीजन ये है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेस ग्रोथ नहीं हुई। इंडस्ट्रियल बेस जब ग्रो नहीं किया तो हमारे यहाँ वैसे ही जॉब जो है वो कम हो गई। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में खास तौर से जो है ना वो ये बड़ा मुश्किल रुझान रहा है, खास तौर से कराची में। थैंक यू कासिम। वैसे मैं भी देख रहा था, लिस्ट देख रहा था कि जो अटेंडीज हैं हमारे, मुझ इसमें आयशा भी शामिल हैं। आयशा ने अभी फाइनेंस मैनेजमेंट फाइनेंस के अंदर बीएस कंप्लीट करा है और अभी बड़ी अच्छी एक जॉब स्टार्ट करी है।
ये हैं क्या कहते हैं आप लोग जिसको नई टेक्नोलॉजी आई है, फिनटेक, जो ये इसमें है इन्वॉल्व। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस एरिया में है, आफ्ताब साहब क्या एडवाइस होगी आपकी उनके लिए कि किस तरह देखना चाहिए, क्या स्कोप देखते हैं आप इन इन फिनटेक तो मतलब फ्यूचर जो है ना वो फिनटेक है बेशतर ममालिक में। देखिए ना कि जो जो इदारे हैं, अब वो ब्रांचलेस बैंकिंग का ज़माना है, बड़ा मुश्किल है कि वो आउटरीच आप उस तरह से कर सकें, उतना इन्वेस्ट कर सकें हेवली। और फिनटेक का ज़माना है। मैं तो देखता हूँ वो ममालिक जिनकी आबादी ज़्यादा है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है और अफ्रीका के ममालिक हैं वहाँ, और बहुत एग्जाम्पल्स हैं। फिनटेक में बस या वेंचर कैपिटल में सिर्फ एक मसला ये होता है कि हर इन्वेस्टमेंट जो है वो कामयाब नहीं होती। बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट्स के साथ आते हैं और उनमें से 2-3 बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं और बाकी बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं। ठीक है जी। तो उस लिहाज से फ्यूचर जो नजर आता है मुझे फाइनेंशियल साइड पे, वो फिनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी साइड पे एआई जो आगे जो है वो नेम ऑफ द गेम विल बी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों बेशुमार, मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं विजिट करने गया, जेपी मॉर्गन ने 2 अपने सेंटर्स, डेटा सेंटर्स बनाए हैं। ठीक है, एक न्यूयॉर्क के अंदर, एक सिंगापुर के अंदर। और वो जो है तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ डेटा और एआई पे वो स्पेंड कर रहे हैं। और उनके सीईओ का लोगो था कि वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी विद बैंकिंग लाइसेंस। यू कैन वेल इमेजिन द विजन कि अब जो है जाते हो बहुत सारे लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत, तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा, जो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मास्टर्स में या उन चीजों में, तो फोर्सिबल फ्यूचर में जो है इसकी डिमांड खासतौर पे पाकिस्तान में भी थोड़ा लैग हो, बट बाकी ममालिक में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड होगी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं इसको सेकंड करूंगा। इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ हम जो पहले बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट्स करते थे और उसको उसके थ्रू प्रोसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, आजकल वो नया कॉन्सेप्ट आया है रोबो प्रोसेस का। और वो पूरा का पूरा प्रोसेस उसको रोबोटिक की तरह उसको यूज कर रहे हैं, एक रोबोट की तरह यूज कर रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है, और ना सिर्फ ऑटोमेटेड है बट इंटेलिजेंटली ऑटोमेटेड है। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट लर्न्स फ्रॉम इटसेल्फ एंड दैट्स हाउ इट्स ग्रोज सो रैपिडली। और फाइनेंस के अंदर, और देख रहा हूँ कि अच्छा आयशा मेरा ख्याल है अब ज्वाइन दोबारा कर रही हैं। तो फाइनेंस के अंदर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, हमारे यहाँ बेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, उसके अंदर भी बहुत सी चेंजेस आएंगी। और मैं सबसे स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, जैसे आफ्ताब साहब ने कहा कि इस वक्त जो है रेज्यूमे एक स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। डिग्री सबको मिलेगी, सबने वही कोर्सेज पढ़े हुए होंगे जो आपने पढ़े हैं। जो डिफरेंशिएट करेगा आपको और दूसरों से वो ये होगी कि आपने ड्यूरिंग स्टडीज क्या एक्सपीरियंस हासिल करा है, क्या ट्रेनिंग हासिल करी है, कहाँ से वो ट्रेनिंग हासिल करी है, उस ट्रेनिंग को किस तरीके से आप अपनी स्टडीज के साथ लिंक करके इंडस्ट्री को फायदा दे सकते हैं। आप ये नहीं कह रहे कि इंडस्ट्री आपको फायदा देगी, जब आप जाएं तो आप ये हो कि मैं इंडस्ट्री को फायदा दे सकता हूं, मैं कंपनी को फायदा दे सकता हूं। जब इस एटीट्यूड से जाते हैं ना आप किसी जॉब के लिए, तो फिर आपको अप्रिशिएट ज्यादा किया जाता है कि ये इतना बड़ा चैलेंज लेके आया है और कहता है कि मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो ये वो स्ट्रेंथ होती है, ये वो विगर होती है, और ये वो करेज होती है जो कि जरूरत है आजकल। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को और कोई सवाल करना है? आयशा, मैं आपको तरफ बार बार देख रहा हूँ और मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम है आपकी वेब उसके ऊपर। मैं देख रहा हूँ कि इसमें कनेक्शन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपको। सोल, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो की कि अब जो जमाना है, अब वो जमाना नहीं है कि एक स्मूथ हाईवे है जिसपे आप चले चले जा रहे हैं। अब जो है बहुत ज्यादा हर्डल्स आते हैं, बहुत डिस्ट्रप्शंस आती हैं, जब भी वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं। ठीक है जी। तो उसमें ये है कि अब अगर पहले ही होता था इफ यू नो योर बिजनेस वेल और उस बिजनेस को करते रहे, आपको रिटर्न मिलते रहते थे। अब क्या है कि इतनी तेजी से चेंजेस आ रही हैं टेक्नोलॉजी में
कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल्स जो हैं वो ऑब्सोलीट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। पहले चेंज का पेस होता था कि 10, 15, 20, 25 साल में अगर आप देखें फ्रॉम रोटरी फोन टू पेजर टू सेल फोन टाइम लगता था। अब आप देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेस ऑफ चेंज इज रैपिड, ठीक है। आप आंख ब्लिंक करते हो कोई चेंज आ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब चेंज मैनेजमेंट, कि अपना माइंड ओपन रखना, कि क्योंकि सबसे ह्यूमन साइकोलॉजी है कि सबसे पहले आदमी चेंज को रेजिस्ट करता है, क्योंकि लाइफ बड़ी आसान चाहता है आदमी। तो चेंज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चेंज मैनेज। और तीसरी चीज ये है आजकल के जमाने में कि आप अपना प्रोडक्ट लेके चल रहे हो, हर चीज परफेक्ट आपकी, मगर आपको साथ साथ जो है वो जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, जीपीएस इंडस्ट्री, ठीक है। जीपीएस इंडस्ट्री वाज डूइंग फाइन, गारमेंट और ये सारी चीजें, दे डिडंट रियलाइज के सेल फोन आएगा वो सब चीजों को उठा के फेंक देगा। नोकिया फोन को देखें कि नोकिया फोन डिडंट रियलाइज कि स्मार्टफोन आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा फोन जो सेल करते थे नोकिया था। क्या हुआ? नोकिया। आप ब्लैकबेरी को देख लें, हर कॉर्पोरेट के पास ब्लैकबेरी होता है, वो चेंज को पेस के साथ नहीं चल सके। ब्लैकबेरी जो है, आईबीएम देख लें, आजकल की नस्ल को शायद आईबीएम का पता भी ना हो, आईबीएम हमारे जमाने में क्या चीज होता था। तो इतनी, बल्कि एक बहुत सारे मशहूर मुहावरे अगर आपको इतने सुना हो, कोडैक मोमेंट, आई डोंट नो आप लोगों ने कोडैक मोमेंट सुना है या नहीं सुना, कि कोडैक वाज द मार्केट या फर्स्ट कैमरा कंपनी जिसने रिसर्च करके डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम किया था, बट दे डिसाइडेड कि अभी इसका टाइम नहीं है और दे वर वाइप्ड आउट। जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगी, बल्कि इसमें मैं एडिशन करना चाहूँगी कि इवन जो यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो भी ऑब्सोलीट और आउटडेटेड हो चुकी हैं बिल्कुल। मैंने अभी रिसेंटली एनआईटी से बीएस किया है कंप्यूटेशनल फाइनेंस में। तो ये बेसिकली एक न्यू फील्ड है, एनआईटी ने 2014 में लॉन्च करवाई थी, और इसमें भी जो ज़्यादातर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो हमें इंजीनियरिंग साइड की पढ़ाई जा रही है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस के टीचर्स स्पेसिफिकली मौजूद नहीं है। जो इंजीनियर्स एनआईटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वही हमें पढ़ा रहे होते हैं। तो इसमें सारी एफर्ट हमें खुद करनी पड़ती है इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, फाइनेंस की चीज़ें खुद पढ़नी पड़ती हैं। तो व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर, तो स्टेट बैंक ने एक कॉम्पिटिशन लॉन्च किया, तो जिस डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से, तो उसमें मैंने अप्लाई किया, जिसमें मैंने एक इशू रेज किया कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में जो है बेसिकली 4th नंबर पर आता है, बट हमारे पास पेपाल और इस तरह की जो पेमेंट सर्विसेज है वो मौजूद नहीं है। तो उन्हें बेसिकली अपनी पेमेंट्स विड्रॉ करने में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बैंक सपोर्टिव नहीं है, लीगल सिस्टम्स हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। स्टेट बैंक के पास रेगुलेशंस मौजूद नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मनी की, इवन बिटकॉइन पाकिस्तान में इसीलिए मौजूद नहीं क्योंकि हमारे पास रेगुलेशंस नहीं है। तो यहाँ पर रेगुलेशंस बनाई ही जब जाती हैं जब कोई इशू रेज होता है या कोई यूज केस सामने आता है, फिर उसको देखते हुए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो मैंने इसमें सोल्यूशन दिया था कि हम एक पेमेंट गेटवे बेसिकली क्रिएट करेंगे जो फ्रीलांसर्स को एम्पावर करेगा। फिर मैंने उस पर वर्किंग की। इवन मैंने OneLink, जो पाकिस्तान में 11 बैंक्स का एक कंजोर्शियम है, एटीएम नेटवर्क चला रहा हो, पाकिस्तान में एटीएम का नेटवर्क OneLink देख रहा होता है। और पाकिस्तान में जो फर्स्ट डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम है पेपाक के नाम से, बेसिक जो कि कार्ड जो हमारे कार्ड्स होते हैं, जैसे वीज़ा मास्टर कार्ड के हमारे पास कार्ड्स होते हैं, इस तरीके से पाकिस्तान की अपनी एक डोमेस्टिक स्कीम पेमेंट स्कीम वो OneLink में लाओ। तो उनके साथ मिलकर मैंने इस सोल्यूशन को एक पूरा वायर फ्रेम की सूरत में इसको मैंने प्रिपेयर करके स्टेट बैंक को दिया। इवन उसकी बेसिस पर ही मेरी जो है बेसिकली जॉब हो गई, और अभी करंटली मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर कीनू में काम कर रही हूँ। बेसिकली पाकिस्तान की टॉप फिनटेक कंपनी है जो कि पॉज एक्वायरिंग, जो पॉज मशीन्स होती है रेस्टोरेंट्स पर और मॉल्स वगैरह में, जो कार्ड जिस पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वाइप हो रहे होते हैं, जब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो वो मशीन्स बेसिकली पॉज मशीन्स कहलाती हैं। तो पूरे पाकिस्तान में कीनू जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आप जब भी जिस रेस्टोरेंट पे जाएं, इवन KFC पे चले जाएं, मैकडोनल्ड पे चले जाएं, यहाँ पूरे पाकिस्तान में आपको कीनू की मशीन्स दिखेंगी। इवन ग्रेजुएशन से 3 मंथ्स पहले मेरी यहाँ पर हायरिंग हो गई, वो भी एज ए प्रोडक्ट मैनेजर। मैं अभी इसमें बेसिकली इनकी इंटरनेट पेमेंट गेट पे देख रही होती हूँ। बेसिकली जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं उनमें भी जो पेमेंट मेथड्स लगे हुए होते हैं कि आप इधर किस चैनल के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो इनका इंटरनेट पेमेंट गेटवे में देख रही हूँ, क्योंकि पैंडेमिक ने जो है सबको डिजिटल ट्रांजिशन पर मजबूर कर दिया है। तो अब लोग जो है वो प्रेफर कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन परचेजिंग करें,
तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से एक तरह से रुझान भी बढ़ रहा है, तो इस वजह से हमारा जो बिजनेस है वो भी टॉप पे जा रहा है। अभी रिसेंटली मेरी कंपनी ने 10 बिलियन प्लस को क्रॉस किया, तो इसमें मैं काम कर रही होती हूँ और इसको बेसिकली देख रही होती हूँ। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और अकेडमिया और बेसिकली जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप है। स्टूडेंट्स को अपने तौर पर वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सेल्फ स्टडी और इन सब चीज़ों पर आप अगर वो करें तो आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर जाएंगे, वरना मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है और जगह नहीं है। फिर ऑब्वियसली फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनना पड़ता है अगर आप एट द टॉप ऑफ द कर्व आप अगर आप रहना चाहते हैं तो। बिटिया आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया, मुझे तो जी मालूम है सर, आप कौन है। जी सर, मेरा नाम आयशा फातिमा है बेसिकली, और मैं बेसिकली रिसेंटली अभी ही ग्रेजुएट हुई हूँ एनआईटी यूनिवर्सिटी से। मैंने कंप्यूटेशनल फाइनेंस में बीएस किया है। तो बेसिकली मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है। इवन मैं जो मैंने चीज़ें देखी पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी मैंने काफ़ी पढ़ा है, और उस पर मैंने रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब चैनल भी मैंने स्टार्ट किया था जिसमें मैं सब चीज़ें बता रही होती थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। अभी थोड़ा सा मैंने उसको रोक दिया क्योंकि जॉब की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। इस वक्त कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं, तो उसमें मैं भी बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बता रही होती थी। कैपिटल मार्केट्स हमारी किस तरीके से वर्किंग करती हैं, हमारा बेसिकली इस वक्त करंट अकाउंट भी हमारा सरप्लस में चल रहा है। बट सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जो डॉलर की जो प्राइसेस हैं, ये किस चीज़ पर इन्हिसार बेसिकली कर रही होती है पाकिस्तान। पहले तो बेसिकली उन्होंने फिक्स किया हुआ था डॉलर को, बट अभी फ्री फ्लोट पर छोड़ दिया था जब इमरान खान की हुकूमत आई, और अभी तो हमारा करंट अकाउंट भी सरप्लस में चल रहा है। तो बेसिकली अभी डॉलर की प्राइसेस कुछ कम होना शुरू हुई थी, बट आज फिर अचानक से दोबारा से 160 पर आ गया डॉलर। तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डॉलर की प्राइसेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो डॉलर की अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस जो ग्लोबली होती है वो डॉलर को, जैसे इस वक्त डॉलर जो है वो यूएस इलेक्शन और सारी वजूहत की वजह से आप देखें डॉलर खुद भी वीक हो रहा है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि डॉलर पे फ्री फ्लोट तो खैर बहुत अरसे से पाकिस्तान करेंसी फ्री फ्लोट तो बहुत अरसे से, मगर इससे पहले ये होता था कि उसको मैनेज फ्लोट किया जाता था बाय अगर जब भी होता था तो मार्केट में सेंट्रल बैंक जो है डॉलर्स वो करता था ताकि वो डिमांड और सप्लाई को मैच कर सके। आप अभी भी आप देखिए कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट आती है पाकिस्तानी लोन की और $400 मिलियन की इंस्टॉलमेंट आ गई तो एकदम से डॉलर, ये क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर है, तो ये जो है मतलब बहुत ज्यादा ना खुश होने की जरूरत है कि 158 पे आ गया, ना बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। ये इसी तरह से मैनेज होता रहेगा, ठीक है। 160 पे आएगा, 162 जाएगा, 164 जाएगा, वो चीजें होती रहेंगी। करंट अकाउंट जो है वो मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा क्रेडिट इसलिए नहीं देता कि वो जो है वो क्योंकि इंडस्ट्री, जैसे कि बताया कासिम ने कि इंडस्ट्री एक्सपेंड नहीं करी, तो बहुत बड़ा फैक्टर जो है इंपोर्ट का। अगर आपका इंपोर्ट जो है, अगर आप कंज्यूमर प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो तो एक डिफरेंट चीज है, मगर बहुत बड़ा फैक्टर इंपोर्ट का जो है जब आपकी इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रही होती थी तो उसकी वजह से भी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता था। तो आपको देखना पड़ता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो पॉजिटिव आया हो वो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रीजंस आया है या बिकॉज ऑफ नेगेटिव रीजंस आया है, ठीक है। तो मसला सारा यही है कि अभी तो चले ठीक है, नेक्स्ट 3 साल में बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स आनी है लोन की पाकिस्तान की। उस वक्त उसका इम्पैक्ट क्या होगा, रिजर्व्स हमारे किस तरह से सस्टेन होंगे। और दूसरी चीज है कि इट्स अ टू एज स्वॉर्ड कि जब एक इंडस्ट्री खासतौर पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 160 162 के इर्द गिर्द पे वो एक्सपोर्ट करना शुरू करती है और एकदम से आप इसको 140 पे ले जाएं तो एक्सपोर्ट और इंडियन इंडस्ट्री को बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी प्राइसिंग जो करते हैं, क्योंकि जो बायर है वो भी नेगोशिएट करता है, वो भी देखता है कि आपका रेट क्या है। तो ये भी है कि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा कंपेटिटिव एक तरफ हो जाती है मगर आपका लोन ज्यादा महंगा हो जाता है। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर ये कि आयशा ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, जो मुझसे सवाल किया था, मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह आयशा ने एक्सप्लेन किया कि आयशा ने किस तरह से जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट किया बाय थर्ड ईयर में जाते हुए, और किस तरह से वो किया कि एनईडी के आखिर में ही आयशा को जॉब मिल गई। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है बाकी लोगों के लिए कि जो जो आपकी फील्ड है, जहाँ जहाँ आपका इंटरेस्ट है, किस तरह से आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपना सीवी इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि अगर आपका कोई टाइम जॉब मिलने में ज़ाया जा रहा है तो उसको आप पॉजिटिवली कवर करें।
नहीं, ये एक और बात मैं मेरा ख्याल है आयशा ने ये मैसेज कन्वे किया है। मैंने कहा आयशा ने ये मैसेज कन्वे किया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए ऑर्डिनरी के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। तो उसने माशाल्लाह थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपने रिज्यूमे को जरा और स्ट्रॉन्ग किया, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ाया, और वो स्किल सेट्स बढ़ाने के साथ जो है ज़ाहिर है फिर वो मार्केट के अंदर सारे लोग जो इनके क्लास फेलोज होंगे, क्लासमेट्स होंगे, वो सारे के सारे एक ही चीज पढ़ के आए हुए हैं। अगर वो किसी को भी जॉब नहीं मिली अभी तक, किसी को भी नहीं मिली अभी तक। थोड़ी सी चीजें ज्यादा पढ़ के अपने आप को मार्केट के लिए ज्यादा, मतलब मार्केट के लिए मार्केट उनके लिए ज्यादा वो अट्रैक्शन क्रिएट कर लेती है। Yeah, I think we are very proud of Aisha as an NED scholars. Scholars में मैं हमेशा अपने स्कॉलर्स को यही मशवरा देता हूँ जो आयशा दे रही हैं, और मैं देखता हूँ बहुत से हमारे स्कॉलर्स, मैं ये नहीं कहूँगा सारे, हमारे मेजॉरिटी जो है हमारे स्कॉलर्स की, वो कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की ट्रेनिंग लेती रहती है। अभी हमारे पास एक ट्रेनिंग चल रही है इस वक्त AutoCAD 3D और स्केच के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कोई अराउंड 16 हमारे ग्रेजुएट वो हैं स्कॉलर्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 मंथ का प्रोग्राम है वो, और वो भी ऑनलाइन हो रहा है। और लेकिन अच्छी बात ये होती है कि इन लोगों ने खास तौर पे जैसे है वो गुलाम हैदर है, उसने एक नया टेक्निक निकाली कि भाई ये जो कोर्सिया वगैरह हैं, ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप उनसे कोर्सेज ले सकते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू, उनकी स्कॉलरशिप के थ्रू। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अब कई लोग वो वहां से भी आप अपने लिए कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पकड़ते हैं। पहले तो हम लोग फंडिंग करते थे और अभी भी करते हैं बहुत से कोर्सेज की, लेकिन हमारा एक बड़ा हमारा जो पैसे खर्च होने का वो था वो खत्म हो गया, इसलिए कि स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह खुद निकाल लिया एक तरीका। अच्छा, मेरे पास एक और है रमशद, आपने बेटा हाथ उठाया था, प्लीज गो अहेड अपना सवाल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुहेल, मैम नाहिद and all the respected speakers. मेरा जो क्वेश्चन है, okay, so I graduated in 2020 this year and alhamdulillah I'm working at Bergtron Engineering Solutions. मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई विल बी गोइंग टू यूएस फॉर माय मास्टर्स बिकॉज आई गॉट एक्सेप्टेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। मेरा क्वेश्चन सर आफ्ताब से ही होगा। I am always influenced by people जिनका एक बहुत ही वेरिंग वो एक्सपीरियंस रहता है, जैसे वो predictable jobs में they don't end up, so I feel very amused, I was very influenced. So if you could please allow me to request you to share कि वो क्या details थी जिसके through like आप अपने bachelor's या अपनी qualification के बाद you made your way all the way to World Bank. तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा डिटेल्ड बता दें कि किस तरह से ये हुआ, क्योंकि you said कि you never planned for it, so I would love to know कि किस तरह से ये हुआ. Thank you so much. So I started my career in development finance, like project financing. So it was quite relevant to what I'm doing now. That's number one. I started my career, and at that time, the economy of Pakistan and the industrial base was booming in Pakistan. So I joined Bankers Equity, and we were doing everything. So that was a time when textile industry was growing, cement industry was growing, sugar industry was growing, and fertilizer industry was growing. So that probably I would say just it was a time when probably it was from late 80s to I would say rather mid 80s to mid 90s was a period where there was a lot of industrialization happening. And if you see today, especially the cement plants, the sugar industry, they were all established during that time. And we had a very good base of these development finance institutions, National Development Finance Corporation, Bankers Equity, PICIC, IDBP. This was a structure where these were agents or catalysts which were helping in expanding industrial base of the country. So I was fortunate, I was part of that, and I learned a lot actually. I learned a lot in terms of, and both my MBA, I was doing MBA in parallel, and engineering came handy because if you're doing project financing, you need to have a good sense. You go and assess machinery,
you put a cost estimate to it, and then you do projections in terms of project cost production as well as financial projections. So I would say it was an excellent experience. I worked there for almost 9 years, and then I found an opening. The issue is it is very, very competitive. It is very, very competitive. Usually when a position open up, on the average, there are 500 to 1,000 CVs. And then you have to go through a shortlisting process. And then of course, the key is how you present your CV. Number one, your experience has to be relevant. That's number one. Your experience has to be relevant. Number two is that your CV should represent that you're fit for the job. Number three is you have to be very well prepared for the interview, because that's your only chance. You have to be very well prepared. You have to show, you have to, within 15, 20, 30, first of all, you need to have, like within interview, you have to judge the interviewer. What is the interviewer's interest? And then you have to press certain buttons so that rather than the interview ending in 15 minutes, the interview lasts 30 to 45 minutes. The longer the interview means you have more and more opportunity to present yourself. So your communication skill is very, very important. Your experience is very, very important. And of course, finally, when you're talking about picking one person from out of 500, of course, luck also plays a role. It should be a good day for you, because sometimes you're very technically sound, you're a good communicator, but it may be a bad day for you. So, and then sometimes what I see is people apply to a job once and twice, and then they give up. Never give up, because you'll find more and more, and not necessarily. What I've seen is a lot of Pakistanis, like a lot of jobs, like periodically jobs opened up in Pakistan. Of course, you have to apply for that. But what I've seen recently, I was quite surprised, is a lot of Pakistani joined World Bank when there was a joint opening in Kenya, Mozambique, these difficult places where probably it's difficult to find good resources. And a lot of people are not comfortable going into these markets. So keep an eye on those difficult countries where competition may not be as tough as in countries where a lot of people want to go. So I met a lot of, like what happened is we do induction programs and trainings, and I come across a lot of Pakistani who joined World Bank through some of these very difficult or conflict affected countries. Thank you so much. This was very helpful. Thank you. एक और सवाल आ रहा है, आशीष ने हाथ उठाया है. Ashish, go ahead, please. Yes, sir. It's a pleasure having you on board. Sir, just you have told about that 3 things are important. So I would like to talk about the last 2 things, like EQ and SQ. So as being a graduate and doing a job in a multinational company, the one most important thing is the people's management skill. So what's your take onto this, that how to enhance it, how to polish the skill, because it has been heavily required for like a manager to manage the resources. So how could we develop this skill? How do we polish this skill? I would like to have your take on this. I think the first thing is you have to be genuine. You have to be a good human being. You can't pretend to be something you are not. And if you try that, it will be a complete failure. So first of all, you have to care about people. Your people management will only come handy. You'll find a lot of managers who only try to manage upward. So they can do it in the short run, but in the long run, it will be a failure. So the important thing is you have to be a good human being. You have to be just be yourself. You don't pretend to be somebody you are not. So be yourself. Be a good human being, and sometimes and try to get feedback from people, because what happens is sometimes people doesn't have soft. Sometimes being too much, try to be too smooth, also does not work. So people then think you're trying to pretend or something. So it has to be a well-rounded
personality, you have to improve. Sometimes people have some rough edges. You have to improve. And there usually in multinational, there are 360 feedback process. I'm sure you're familiar with that. And take those feedback very, very seriously. Because when I joined, so I used to get feedback on my strengths, which I never cared about. I was much more interested, what are my areas of improvement? So focus on those areas and take those very, very seriously and work on those. And then next year, talk to the same people and see if they've observed improvement in that. So your soft skills, I can't emphasize more how important your soft skills are. Okay, great. Thank you. Thank you so much, sir. That's a really great answer and lots of learning from it. Inshallah. इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा और हमारे पास एक और सवाल है, बस ये आखिरी सवाल हम लेंगे। उससे पहले कि मैं असीस की बात पे एक और बात कहूंगा, मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को एक बात बताता हूँ यहाँ पे अमेरिका में कि एक जो इंजीनियर होता है उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। हम जितने भी इंजीनियर्स हैं, हम हार्ड कोर, हमारा एक जो हमारे ब्रेन के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वाइज के लिहाज से एक बड़ी अच्छी एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ हर चीज को जब देखते हैं तो वो उसको दो बकेट्स में डालते हैं, या तो वो यस होगी या नो होगी, या तो वो 0 होगी या 1 होगी। हमारे पास कोई ग्रे एरिया नहीं होता बीच में। तो क्यों ये दिमाग में हमारे इसलिए आया कि हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम फिजिक्स के लॉज पढ़ते हैं, हम फिजिक्स के लॉज अप्लाई करते हैं। हमें मालूम है दुनिया में एक चीज हमेशा रहेगी, वो क्या, लॉ बदलता नहीं है। if law cannot change, your whole philosophy of solving problem is that you are looking for a solution that is around certain laws. ये वीकनेस जो है, ये स्ट्रेंथ आपकी इंजीनियरिंग में तो हो सकती है, लेकिन मैनेजमेंट में दिस बिकम अ वीकनेस। Because this is a very good point, because people, majority of the people, when they start their career and go through the leadership journey, they see things in black and white. Okay? Life is full of gray areas. Black and white, so the easiest thing you can decide, black hai, ye white hai, that's the easiest thing. I think, but the issue is you have to work around gray areas and find hidden gems within these gray areas. तो ये बहुत important मेरा ख्याल है सुहेल ने बात की है, तो ये मतलब it resonate very well with my experience. वसीम, go ahead, आप अपना सवाल पूछ लें। Assalamu alaikum. Can you guys hear me? Yes, please. अच्छा यार, मेरा नाम वसीम अहमद है। सुहेल सेज की इंट्रोडक्शन जरूरी है, इसलिए ब्रीफ, I'll keep it very brief. मैं इन लोगों के बैचमेट था हूँ basically. Thank you. और I was mostly in the gym, by the way. और मेरे नेबर भी हैं आजकल। इंजीनियर बन नेबर भी हैं। हाँ, exactly. वापस आ जाओ भाई, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। चलो ठीक है। मैं एक चीज मैंने काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये जूम मीटिंग का, तो बड़ी अच्छी तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छी बातें की आफ्ताब ने और अदर्स एज वेल। मैं एक चीज जॉब के लिहाज से और जो डिसिप्लिन्स हैं, एआई, सो आई वर्क फॉर अ स्मॉल ऑटोमोबाइल कंपनी ओवर हियर इन द यूएस, और मैंने मास्टर्स किया इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग में भी, और PMP certification and Scrum Master and some other certification I did. So work as a project manager. मैं आप लोगों को बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, AI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ये आजकल फील्ड्स हैं। तो अपने आप को बस इस तरह देखें, ये नए जो इंजीनियर्स हैं, कि you need to look at beyond पाकिस्तान, कि आगे क्या हो रहा है। You need to look at, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी आप सुनते हैं ना नाम, उसी तरह से आप यू नीड टू लुक एट द ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, कि आप अपने आप को किस ब्रांचेस में जाएं कि अपने आप को मार्केट कर सके, ना कि पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज देयर आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स, देयर आर पीपल हु आर बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्टिंग. You can be a freelance programmer, right?
and you can be working remotely for a US company. So इस तरह से सोचें, बस मेरा ये ऐड करना था। और बहुत अच्छा लगा सोहेल, नाहिद, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, बहुत बहुत मुबारक, वेरी वेरी नाइसली डन, थैंक यू। वसीम सॉरी, आपने बड़े कसरे नफसी से काम लिया कि आप छोटी सी कंपनी में, मैं आज जस्ट बाकी लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि वो छोटी सी जो कंपनी जिसमें ये काम करते हैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तमाम ऑटोमोबाइल कंपनी, अगर आप पुट टुगेदर GM, फोर्ड और जितनी है, तो उन तमाम को मिला के वसीम की छोटी सी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे ज्यादा है। और रोजाना अगर आप में से कोई S&P फॉलो करता है तो वसीम की कंपनी का शेयर फॉर सम रीजन रोजाना बढ़ रहा है। not due to me. Wasim is becoming wealthier and wealthier. Alhamdulillah. Yeah. नाम बता दूं वसीम तुम्हारी कंपनी का, या बाकी लोगों ने गैस कर लिया होगा? That's okay, whatever you want, that's okay. वसीम टेस्ला में काम करते हैं, जो अब जो इलेक्ट्रिक कार्स का वो है, मार्केट लीडर इन इलेक्ट्रिक कार्स। मार्केट लीडर है इस वक्त। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू वसीम फॉर योर इनपुट, रियली अप्रिशिएट दैट। मेरा ख्याल है हम ऑलमोस्ट हम अपना टाइम हमारा खत्म होने वाला है। मैं सिर्फ आखिर में एक बात कहूँगा, वसीम ने बिल्कुल सही बात कही। हमारे पास नेट स्कॉलर्स के अंदर भी इस वक्त 4 या 5 प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो बाहर से जो प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास उन पे काम कर सकें। और 1-2 प्रोजेक्ट्स तो हमारे अपने होते हैं जो कि हम खुद चला रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, जो पाकिस्तान भेज के हम करवाते हैं काम अपने स्टूडेंट्स से। इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो कि हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे पास से ग्रेजुएट हो चुके हैं अब, कि जो कि ये मुख्तलिफ वेबसाइट के थ्रू फ़ॉरेन से, ख़ासतौर पे UK और USA से वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पकड़ लेते हैं जिनके अंदर वो IT रिलेटेड, IS रिलेटेड, सॉफ्टवेयर में कोडिंग रिलेटेड, आजकल एक और भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है वो एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर भी, और ख़ासतौर पर रेस्पबेरी पाई और आर्डिनो के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इन सब के ऊपर भी काम हो रहा है। और इंशाल्लाह अभी जो हमारा एक बैच आया है, इस वक्त हमारा जो बैच आया है वो लास्ट बैच 2019 एंड 2020 का है। अभी हम 2020 और 21 को इनटेक करेंगे। हम इस वक्त फंडिंग और डोनेशंस ले रहे हैं ताकि हमारा जो नया बैच आए। फिर इन दोनों बैचों को मिला के हमारा एक प्रोग्राम होता है, हर 2 साल के बाद हम रेस्पबेरी पाई पे ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे पास अपने ट्रेनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने, और हमारा जो एक ट्रेनर है उमैद, he is one of the number one, I will say, one of the many good people in Pakistan जो के IT, embedded system और Raspberry Pi और information assurance से लेकर जो आपकी ML और AI के अंदर बहुत बड़ा एक्सपर्ट कहलाता है वो। तो हमारे बच्चे उसी से अब की दफा फिर से इंशाल्लाह वो उन्हीं से ट्रेनिंग हासिल करेंगे। आखिरी सवाल मैं उसको दे रहा हूँ तहा को। तहा का हाथ उठा हुआ था। तहा जो का बारे में छोटी सी जल्दी से तहा जो है हमारे ही ग्रेजुएट है स्कॉलर्स के, और आजकल वो खुद के वो जो जॉब तो कर ही रहे हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान में जो हमारा ग्रुप है NED स्कॉलर्स का, ये वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स हैं उसके। गो अहेड तहा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बड़ी खुशी हुई कि बड़ा हेल्दी डिस्कशन चल रहा है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम जितने भी गेस्ट हैं, सीनियर्स हैं, उन सबका बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, अपने NEDians के लिए टाइम निकाला इस मीटिंग के लिए, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है बच्चों के एकेडमिक्स में, उनकी डेली लाइफ में। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। बहुत कम लोग हैं शायद आजकल जो इतना सोचते हैं। आप लोग माशाल्लाह इतने पुराने होकर NEDians के लिए फील रखते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का अब पार्ट बन चुका हूँ थोड़ा बहुत। गोगे मैं बहुत लेट आया, मेरी अपनी नाअहली थी, लेकिन मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जो वाकई बच्चों के करियर के लिए काम कर रही है, बच्चों के ग्रोथ के लिए काम कर रही है। सर सोहेल से तो हमेशा ही रब्ता रहता है, लेकिन अभी जो लोग जो सीनियर्स मौजूद हैं उनको पहली दफ़ा उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। सर ख्वाजा आफ्ताब हैं,
सर सफदर हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लगे। बीच में उनकी हेल्थ ख़राब हो गई थी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो बस ये छोटी सी गुफ्तगू करनी थी। आप सबका बहुत ज़्यादा थैंकफुल है हम सारे। आप लोग हमारे ऊपर बैठे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने में बहुत अहम रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं। वो कि आप लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाते, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट है, आप लोगों का जो बैक हैंड है, हमारे लिए बहुत है। और इसी तरह हम इंशाल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर चलेंगे। NED स्कॉलर्स 8081 था, एक बैच हमारा भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा आफ्ताब साहब ओवरऑल द वर्ल्ड NEDians की बात कर रहे थे। मैं NED स्कॉलर्स की बात करूंगा कि हमारे अपने अंदर जो है बहुत टैलेंट है। उमैद हैं, इकरा हैं, सबीना है, आयशा फातिमा है, रमशा है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है हमारे साथ जो है इंटैक्ट रहते हैं, हमारे साथ अटैच रहते हैं और इस कार्य खैर को लेकर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू ताहा। तो जस्ट क्लोजिंग रिमार्क सुहेल, मेरी तरफ से मैंने मतलब एग्जांपल्स दी थी बहुत मसरूर, बाकी लोगों की जो सक्सेसफुल रहे। मेरे ख्याल है मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो पूरे बैच में वो नाहिद और सुहेल है। नाहिद हमारी जनरल है, सुहेल हमारे ब्रिगेडियर हैं, ठीक है। और हम सब जो हैं वो रेजिमेंट के सिपाही हैं, जो कभी आ जाते हैं, कभी रिट्रीट कर लेते हैं। और क्या नाम है, आसान वाला काम हम कर लेते हैं और जो मुश्किल काम है, मतलब आई गिव, मतलब टू बी ऑनेस्ट, आई गिव ऑल क्रेडिट। मेरा नहीं ख्याल है कि ये सुहेल के बगैर और नाहिद के बगैर ये चीज़ किसी हद तक भी पॉसिबल थी। और मेरी टू बी ऑनेस्ट मेरी परेशानी ही यही है कि सस्टेनेबिलिटी के नाहिद और सुहेल के बाद कोई हम में से कोई ऐसा तीसरा नहीं है जो इस काबिल हो कि इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। मेरा नहीं ख्याल है। तो लिहाजा अल्लाह ताला इन लोगों की सेहत, इनकी जिंदगी, इनके लिए सब हम सबको दुआ करनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, किसी एक को तो आगे बढ़ना पड़ता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये देखता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अब आगे आ रहे हैं। और जब तक ये लोग आगे आते रहेंगे और ये लोग लीड करते रहेंगे। अब तुमने मुझे उस वक्त कहा कि यार इवेंट इतना जबरदस्त ऑर्गेनाइज हुआ था लास्ट वीक का। मैं सुहेल तो यहाँ बैठा हुआ है, सुहेल ने थोड़ी किया था। ये ताहा थे, उमैद था, ताबिश था, इकरा थी, रईस था, फैजान था, ये इनकी पूरी। और फिर जो यंगस्टर्स हैं अभी जो कि अभी प्रोग्राम के अंदर हैं, पढ़ रहे हैं, इनकी इंडिविजुअल टीम्स बनाई गई थी जिनके के पास हर एक के पास एक जॉब थी के करने के लिए, और उनको बस मैनेज करने के लिए ताहा वगैरह थे जो कि सीनियर्स थे। लेकिन ये तमाम लोगों ने मिलके काम किया। और आइडिया यही है कि तुम अगर ग्रो कर जाओगे यहाँ से और लर्न करोगे इस एक्सरसाइज से, ये तुम्हारे ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के काम आएगी, बल्कि तुमको आगे चल के इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है। हम तो नहीं रहेंगे यहाँ पे, थोड़े दिन की बात है, फिर कोई ना कोई किसी ना किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा और वो आप ही लोग होंगे जो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू अगेन। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब, सफदर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और बाकी जो हमारे दोस्त ने जिन्होंने ज्वाइन किया हमको। मैंने देखा कि अमजद नकवी भी थे हमारे साथ। अमजद नकवी हमारे क्लास के पोजीशन होल्डर थे और आजकल सैन होजे में होते हैं। मैंने देखा कि वो अपने जो बशारत थे यहाँ पे, खालिद हफीज थे, और हमारे क्लास के कई लोग थे यहाँ पे आज। दैट्स अ वेरी नाइस वे of appreciating these young kids and basically boosting their giving them some courage to go ahead and conquer the world. ये नहीं देखें आप कहाँ से उठे हैं, ये देखें आप कहाँ जा रहे हैं। डेस्टिनेशन को रखें अपने सामने और अपने रूट्स को कभी ना भूलिएगा। कहाँ से उठे थे, खबीर कहाँ का था, कभी नहीं भूलिएगा, ताकि वो आपको मोटिवेट करे कि आप अपने आप को ग्राउंड रखें, जमीन से, तकब्बुर से बचें। Thank you all, really appreciate. Thank you all for attending. आफ्ताब और अगर सफदर अगर तुमको तो निकलना है तो कोई बात नहीं। आफ्ताब अगर तुमको थोड़ी देर रुक जाओ तो we can finish up some of the talks. Thank you all. बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छी मीटिंग रही है। बस अब ये नई जनरेशन को यही देना है कि ये जो हम झंडा लेके चले हैं, बार बार हम यही कह रहे हैं, क्योंकि हम सब अपने लाइफ 60s के करीब आ गए हैं। अब आप लोगों ने उठना बेटा, अब आप लोगों ने संभालना। आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला है
हमें तो शायद इतना बना हुआ नहीं मिला था। तो आप बेटा, आप लोगों ने संभालना है, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करना है। अगर 1/10 भी आप उस इसमें इनपुट करते रहो, बहुत बड़ी इनपुट हो जाएगी कि आप लोगों के पास टीम बड़ी अच्छी बनी बनाई मिल रही है। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा, हाँ, थैंक यू अल्लाह हाफिज। आयशा, अगर आप अल्लाह हाफिज।